बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन चैप्टर के ही कुछ टॉपिक, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक का मतलब जहाँ पे भी है, इसका मतलब होता है हार्ट, हमारा दिल। ठीक है। अब कार्डियक साइकिल से क्या मुराद है? हमारे जो दिल की धड़कन होती है, एक हार्ट बीट होती है। उस हार्ट बीट के दौरान हमारे दिल में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन से काम, कौन कौन सा मैकेनिज्म कह लें हो रहा है, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। या सिंपली कह लें कि किस तरीके से खून दिल में आ रहा है, किस तरीके से आगे जा रहा है, उस सारे सीक्वेंस को, उन तमाम इवेंट्स को जो एक हार्ट बीट के दौरान होते हैं, उसे हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। या हम कह सकते हैं कि एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से नेक्स्ट हार्ट बीट के स्टार्ट होने से पहले तक दरमियान का जो पीरियड है, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट, कि एक हार्ट बीट के स्टार्ट होने से नेक्स्ट हार्ट बीट के स्टार्ट होने के दरमियान में जो जो काम हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। या हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि वन कंप्लीट बीट ऑफ हार्ट, के दिल की एक मुकम्मल धड़कन। ठीक है। और हमारी जो हार्ट बीट है वो बेसिकली मुश्तमिल होती है दो चीज़ों पे, सिस्टोल और डायसिस्टोल। डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब बेसिकली हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो स्टार्ट होता है एक्शन पोटेंशियल से। एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा तो उसके नतीजे में हमारा जो कार्डियक साइकिल है वो स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो कार्डियक साइकिल है, इसको डिस्क्राइब किया था विगर नामी एक साइंटिस्ट ने। और ये जो एक कार्डियक साइकिल है, ये तकरीबन कंप्लीट होता है 0.8 सेकेंड में, यानी 0.8 सेकेंड में हमारी एक कंप्लीट बीट बनती है, कंप्लीट धड़कन बनती है। अब सिस्टोल और डायस्टोल किसे कहते हैं? जब हमारे दिल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिल के मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से ये ब्लड के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और ब्लड क्या करता है, हमारे दिल को छोड़ के बॉडी की तरफ जाता है। तो कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं सिस्टोल। और अगर हमारे कार्डियक मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो उनके रिलैक्स होने की वजह से खून दिल में फिल होता है, तो इस चीज को कहते हैं डायस्टोल। सिस्टोल मीन कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्ट होना, और डायस्टोल मीन कार्डियक मसल्स का रिलैक्स होना। अब दो तरह की होती है हमारे पास, सॉरी, एट्रियल सिस्टोल और एक होता है एट्रियल डायसिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का मतलब है कि जब हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के नतीजे में ब्लड को मूव करवा देते हैं वेंट्रिकल्स में। एट्रियल डायस्टोल का मतलब है कि हमारे एट्रिया रिलैक्स होंगे और ब्लड किस में फिल होगा, हमारे एट्रिया में फिल होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि हमने, आपको याद होगा कि कार्डियक मसल्स की हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि हमारी जो दिल है उसमें सिंसाइटियम होता है। सिंसाइटियम का मतलब होता है कि दोनों एट्रिया एक साथ वर्क करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ वर्क करते हैं। जब दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे तो दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि दिल में जो है वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन भी होगी और वेंट्रिकल की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में मूव करवा देते हैं, और जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो वो ब्लड जो है वो एट्रिया में फिल हो जाता है। दूसरा आता है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल, के हमारे वेंट्रिकल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं। जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये वेंट्रिकल्स खून को बॉडी की तरफ मूव करवाते हैं। और अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो इसका मतलब है कि ब्लड वेंट्रिकल के अंदर फिल होगा। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे इन आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन। ठीक है। सिमिलरली वेंट्रिकुलर डायस्टोल में भी स्टेजेस होती हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग। अब इससे क्या मुराद है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल की, कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस तरीके से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और क्या क्या होता है। तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम, वॉल्यूमेट्रिक का मतलब होता है वॉल्यूम, कॉन्ट्रैक्शन मीन सुकड़ना, वेंट्रिकल्स मीन वेंट्रिकल का सुकड़ना। ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि हमारे वेंट्रिकल्स करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो करते हैं, लेकिन जो हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड है उसका वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, क्योंकि वेंट्रिकल अभी हो रही, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उस दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी वॉल्यूम कैसे चेंज नहीं होगा, कि ब्लड अभी तक वेंट्रिकल्स को छोड़ के आगे नहीं गया, अभी तक वेंट्रिकल्स में ही मौजूद है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन ब्लड ने वेंट्रिकल्स को छोड़ा नहीं है, ब्लड अभी तक वेंट्रिकल्स में ही मौजूद है। इसलिए
जो हार्ट में ब्लड का वॉल्यूम होगा वो इसमें सेम रहेगा। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती क्यों है कि जब हमारे वॉल्स जो हैं वो क्लोज होते हैं, जब हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, तो उस केस में फिर हमारे क्या होते हैं, अब एवी वॉल्व जब ओपन थे तब क्या हुआ था, वेंट्रिकल्स में ब्लड आ रहा था। जब एवी वॉल्व्स पीछे से बंद हो गए तो पीछे से ब्लड आना भी क्या हो गया, बंद हो गया। जब ब्लड आना बंद हो जाएगा, एवी वॉल्व बंद हो जाएंगे, तो वो बैक फ्लो को भी, ब्लड के बैक फ्लो को भी रोक देंगे। अब इस दौरान जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एवी जो है वो क्लोज हो जाते हैं, तो हमें पहली हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। दूसरा जो स्टेज होती है वो होती है रैपिड इजेक्शन। अब रैपिड इजेक्शन में क्या होता है, इजेक्शन मीन निकलना, अब रैपिड जल्दी से, ठीक है, फौरी। अब इस केस में क्या होता है कि वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड जो है वो वेंट्रिकल को छोड़ के हमारी बॉडी की तरफ चला जाता है, हमारे सिस्टम्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्लो इजेक्शन। स्लो इजेक्शन में क्या होता है कि एक बार ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया कॉन्ट्रैक्शन होने के नतीजे में, तो फिर बाद में जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है वो क्या करता है, वेंट्रिकल्स को छोड़ता है और हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या करती है, खून को हमारी बॉडी के तमाम सिस्टम, तमाम ऑर्गन्स की तरफ, तमाम टिश्यूज की तरफ मूव करवा देती है। नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल। डायस्ट्रोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब इसकी भी तीन स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी स्टेज होगी, सबसे पहले आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा कि हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, लेकिन इसमें भी वॉल्यूम हार्ट का सेम रहेगा। लाइक ये मतलब ये है कि वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे, इनिशियल स्टेज है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन की, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे। अभी ब्लड अंदर नहीं आ रहा, यानी जितना ब्लड पहले दिल में था उतना ही रहेगा, ब्लड का अमाउंट, ब्लड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, यानी अभी वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना स्टार्ट हुए ही हैं। और ये किस वजह से होता है, जब हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। हमने वॉल्व पीछे पढ़े थे पिछले टॉपिक में, उम्मीद है आपको याद होंगे। तो जब हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमें सेकंड हार्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। नेक्स्ट आता है रैपिड इजेक्शन। रैपिड, सॉरी, यहाँ पे जो हेडिंग आएगी वो इजेक्शन की नहीं होगी, यहाँ पे आएगी हेडिंग रैपिड फिलिंग। यहाँ पे ब्लड ने फिल होना है जब हमारे वेंट्रिकल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। पहली स्टेज में तो वेंट्रिकल अभी रिलैक्स होना स्टार्ट हुए थे, ब्लड का वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ था। अब रैपिड फिलिंग में क्या होगा कि ब्लड जब हमारे वेंट्रिकल्स टोटली रिलैक्स हो जाएंगे, टोटली रिलैक्स होने पे क्या होगा, उसमें ब्लड फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देगी। और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम ब्लड जो है वो एट्रिया में इंटर होगा। जो तीसरा स्टेप होता है वेंट्रिकुलर डायस्ट्रोल का, उसमें होती है स्लो फिलिंग। स्लो फिलिंग में क्या होता है कि बाद में जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मैक्सिमम ब्लड जो है वो फिल हो जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग ब्लड होता है वो आहिस्ता आहिस्ता एट्रिया को लीव करके हमारे वेंट्रिकल्स में इंटर होता है। बेसिकली वेंट्रिकल्स में खून कहाँ से आ रहा है, हमारे एट्रिया से आ रहा है। तो रैपिड फिलिंग के केस में मैक्सिमम ब्लड एट्रिया को छोड़ के हमारे वेंट्रिकल्स में इंटर होगा, और स्लो फिलिंग में जो रिमेनिंग ब्लड एट्रिया में रह गया था वो एट्रिया को छोड़ के हमारे वेंट्रिकल्स में इंटर हो जाएगा, और इस केस में हमें फोर्थ हार्ट साउंड जो है वो सुनाई सुनाई देती है। दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगी, यहाँ पे सेकंड और थर्ड हेडिंग जो है, यहाँ पे रैपिड इजेक्शन नहीं आना, रैपिड फिलिंग आनी है और स्लो फिलिंग आनी है। स्पेलिंग, सॉरी, एरर आ गया यहाँ पे, टाइपिंग एरर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्ट साउंड। हार्ट साउंड जो होते हैं ये हम अ, होती है दिल धड़कन जो हमें महसूस होती है, हार्ट साउंड जो महसूस होते हैं, ये हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। और स्टेथोस्कोप डिस्कवर की थी लैनिक नामी एक बंदे ने। दो तरह की हार्ट साउंड होती हैं, इसके अलावा तीसरी और चौथी हार्ट साउंड भी बाज़ औक़ात सुनी जाती है। हार्ट साउंड अब किस वजह से प्रोड्यूस होती है, जब हमारे हार्ट वॉल्व्स क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे पीछे भी हमने कहा कि जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के नतीजे में, कॉन्ट्रैक्ट किस केस में कर रहे हैं, जब हमारे एवी वॉल्व क्लोज हो रहे हैं, एवी वॉल्व क्लोज हो रहे थे तो हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई दे रही थी। और दूसरा हमने कहा कि जब हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज हो जाती है, तो जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो हमें सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देती है। तो बेसिकली जो हार्ट साउंड होते हैं वो हमें वॉल्व के क्लोज होने पे सुनाई देती है। दो तरह की हार्ट साउंड होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड हमें जो सुनाई देती है वो तकरीबन लब की साउंड करती है, और ये कब बनती है, ये हमें कब सुनाई देती है, जस्ट आफ्टर द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, के जैसे ही हमारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके पूरी बाद हमें जो है वो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है, जिसको हम लब भी कहते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड हमें सुनाई देती है जब हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं, और जब सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तब हमें जो साउंड सुनाई देती है उसे हम डब कहते हैं, और ये सेकंड हार्ट साउंड होती है हमारी।
अच्छा, मर्मर्स कहते हैं अगर हमारी जो हार्ट साउंड है वो एबनॉर्मल हो जाए, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स को हम कहते हैं मर्मर। ये कब होता है? जब हमारी जो ब्लड फ्लो है उसमें किसी किस्म की कोई टर्बुलेंस आए, किसी किस्म की कोई रुकावट आए, इस किस्म का कोई चीज़ आए, तो उसकी वजह से हमारे जो ब्लड फ्लो है वो सही तरीके से ना हो पाए, हमारी ब्लड जो है वो दिल में फिल सही तरीके से ना हो पाए, या हमारे वॉल्व सही तरीके से ओपन ना हो पाए, तो उस केस में हमें अब हार्ट साउंड सुनाई देती है। उस अब हार्ट साउंड को हम मर्मर्स कहते हैं। अच्छा, अगर हमारे दिल की धड़कन जो है, हमारा हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए तो इसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर हमारा हार्ट रेट कम हो जाए तो इसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। अच्छा, ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमारे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, खून को पंप करते हैं हमारी बॉडी की तरफ। तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से खून के ऊपर प्रेशर लगता है और खून हमारी ब्लड वेसल्स में आ जाता है, अयोर्टा आर्टरीज में आता है, ठीक है। तो दिल के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो खून का प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स की दीवारों के ऊपर लग रहा होता है, उस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर बेसिकली हम दो तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमने पहले टर्म पढ़ी, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोलिक का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्सेशन। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होगा? जब हमारे कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से खून जो था वो पंप हुआ हमारी ब्लड वेसल्स में, तो वो जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो मैक्सिमम प्रेशर लग रहा है हमारे ब्लड वेसल्स की दीवारों के ऊपर, तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? रिलैक्सेशन की वजह से। अब इसमें क्या हुआ कि हमारी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो गई, खून जो है वो आगे, सॉरी, हमारे जो कार्डियक मसल्स थे वो रिलैक्स हो गए, खून आगे ब्लड वेसल्स में मैक्सिमम प्रेशर नहीं लगाया। तो ये मिनिमम प्रेशर होता है खून का, जो ब्लड वेसल्स के अंदर खून होता है, वो जो मिनिमम प्रेशर हमारी ब्लड वेसल्स पे लगाते हैं उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डेफिनेशन देख लें कि मैक्सिमम प्रेशर जो हमारा खून दिल की दीवारों के ऊपर लगाता है जब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस दौरान जो ब्लड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और इसकी वैल्यू होती है तकरीबन 120 मिलीमीटर मरकरी। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है मिनिमम प्रेशर जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं। वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं, वो खून को आगे पंप नहीं करे, वो खून को आगे पुश नहीं करे, उसके रिलैक्सेशन के दौरान वेंट्रिकल्स ने खुद फेल होना है। तो इस केस में क्या होता है, वेंट्रिकल्स खून को पुश नहीं करे तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो खून है उसके ऊपर प्रेशर कम लगेगा। तो वो जो मिनिमम प्रेशर होता है जो हमारा खून खून की दीवारों के ऊपर लगा रहा होता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 80 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा, हम इसके लिए ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो यूनिट वो होता है मिलीमीटर मरकरी। मरकरी हम क्यों यूज़ करते हैं? हम कोई और यूनिट भी तो यूज़ कर सकते थे। तो मरकरी हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास स्टेथोस्कोप में, या हम सॉरी स्फिग्मोमेनोमीटर जो हमारे पास इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, या जो ब्लड प्रेशर ऑपरेटस हम इस्तेमाल करते हैं मेजर करने के लिए, उसमें हम मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वाहिद मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहती है, लिक्विड रहती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए हर किस्म के टेम्परेचर पे ये जो है वो लिक्विड रहती है, जिसकी वजह से इसके साथ ब्लड प्रेशर को मेजर करना आसान होता है। अब ब्लड प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर से। स्फिग्मोमेनोमीटर जो है इसको हम ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स भी कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है मर्करी और एक होता है एनोराइड। अगर आपने कभी नोट किया हो तो आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो उनके पास एक बॉक्स सा होता है जिसमें मतलब लंबा सा बॉक्स होता है जिसमें वो ब्लड एक रीडिंग सी लिखी होती है, और जब ब्लड वो डॉक्टर चेक कर रहा होता है तो उसमें रेड या सिल्वर से कलर का जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जब डॉक्टर ब्लड प्रेशर चेक करता है। वो वाला होता है मर्करी टाइप का। एनोरॉइड टाइप का होता है जो हमारे पास छोटी जैसे कह लें कि स्टॉप वॉच टाइप ब्लड प्रेशर ऑपरेटर्स के साथ हमें मिलता है, उस केस का होता है। इसके अलावा एक डिजिटल भी होता है। डिजिटल की जो रीडिंग होती है उसके ऊपर रीडिंग एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन डिजिटल की जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें थोड़े बहुत एरर के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्फैग्मोमेनोमीटर का। कुछ स्फैग्मोमेनोमीटर में मरकरी यूज हो रही होती है और कुछ एनोरॉइड टाइप होते हैं। अब जब हमने किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है ना, तो सबसे पहले तो हमने उस पेशेंट को, अगर आया है तो उसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे लगाना है। अगर कोई चल के आया है पेशेंट तो या वैसे पेशेंट आया है तो डेफिनेटली वो फिजिकल वर्क करके आया है, तो हम उसे थोड़ी देर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को कहेंगे। उसके बाद हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। और ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो सही पोजीशन है, यहाँ हम पेशेंट को बिठाएंगे, यहाँ हम उसे लेटाएंगे, खड़े होकर ब्लड प्रेशर पेशेंट का चेक नहीं करेंगे।
अब ब्लड प्रेशर मेजर करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है पाल्पेट्री मेथड और एक होता है ऑस्कुलेटरी मेथड। जो पैल्पेट्री मेथड है इसमें हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, यहाँ पे स्फिग्मोमेनोमीटर का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेशेंट जो है वो जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने हाथ के जरिए से ही नब्स के जरिए से चेक करता है। लेकिन ये मेथड जो है ये हर बंदा नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि इस मेथड में सिर्फ हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चलता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम नहीं मालूम कर सकते। यानी सिंपली इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्फिग्मोमेनोमीटर, वो जो बैग होता है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए, उसको तो हम बाजू पे लगाते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप की बजाय हम नब्स के पॉइंट पे, अपनी रिस्ट के पॉइंट पे जो डॉक्टर होता है वो हाथ रख के महसूस करता है। लेकिन इस केस में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पता चलता है, डायस्टोलिक का नहीं पता चलता। लेकिन इस सिस्टम का, इस मेथड का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर शोर हो या कोई और सिचुएशन हो, पहली बात तो ये कि हर बंदा इस तरीके से चेक नहीं कर सकता, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बंदा हो वो इस तरीके से चेक कर सकता है। दूसरी बात, अगर आसपास शोर है तो उस केस में हमें ये मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि ऑस्किलेटरी मेथड्स में हम स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, जिसमें हमें स्टेथोस्कोप की मदद से दिल की साउंड सुनाई देती है। दोनों तरह का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम इस मेथड के जरिए से मेजर कर सकते हैं। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस आती हैं ब्लड प्रेशर में, कि ब्लड प्रेशर कब ज़्यादा हो सकता है, कब कम हो सकता है। तो डायरनल वेरिएशन, के दिन के टाइम हमारे ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस आती हैं। तो सुबह सुबह हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है सुबह के टाइम, और शाम के टाइम या आफ्टरनून हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो किस वजह से है कि सुबह के टाइम हमने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया होता, हमारे हार्ट ने कोई वर्क नहीं किया होता, तब वेंट्रिकल्स ने जो है कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं की होती, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो था वो था। लेकिन जब शाम होती है या दोपहर के टाइम हमने सारा दिन कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की होती है, काम किया होता है, तो उस वजह से हमारे दिल ने एक्टिविटी परफॉर्म की होती है, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो शाम के टाइम ज़्यादा हो जाता है। एज के हिसाब से जो है ब्लड प्रेशर वेरी करता है, जैसे जैसे एज बड़ी होती जाती है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। जैसे इन्फेंट्स जो होते हैं उनमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो 80 to 90 है। ये सिस्टोलिक की बात की है, ये डायस्टोलिक की बात नहीं है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताया। चिल्ड्रंस में, अच्छा, इन्फेंट्स जो होते हैं पैदाइश से लेके 1 साल तक का बच्चा, और चिल्ड्रंस जो होते हैं चाइल्डहुड, वो 2 साल से लेके 17 साल तक का जो बच्चा है उसमें 90 से 110 होता है। अडल्ट जो होते हैं उसमें 110 से 120 नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और जो ओल्डर एजेस होते हैं उनमें 140 से लेके 150 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है उनका। जेंडर की बात करें तो मेल में एज कम्पेयर टू फीमेल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। जो बॉडी बिल्ड होते हैं, जो ओबेस पीपल होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। सोने के दौरान हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ने एक्टिविटी कम हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, कोई काम नहीं हो रहा होता। एक्सरसाइज के दौरान हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डायस्टोलिक कम हो जाता है। खुराक की डाइजेशन के बाद हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन डायस्टोलिक डिक्रीज हो जाता है। एक्साइटमेंट हो, हमें खुशी हो किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के केस में भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पल्स की। पल्स कहते हैं कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार बीट किया है। इससे हम मालूम करते हैं रिस्ट के पॉइंट पे अपनी हाथ को रख के हम मालूम करते हैं पल्स को। तो नंबर ऑफ टाइम हार्ट बीट पर मिनट, के 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़का है उसको कहते हैं पल्स रेट। और वो पल्स हम महसूस करते हैं कहाँ से, हम महसूस करते हैं अपनी रिस्ट में, आर्टरीज के पॉइंट से हम इसको महसूस करते हैं। हार्ट बीट जो हम अपनी आर्टरीज रिस्ट के पॉइंट से महसूस करते हैं उसे पल्स कहते हैं, और 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार बीट किया है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आर्टरीज में ही पल्स महसूस कर सकते हैं, हमारी वेन में भी पल्स होती है, लेकिन वो बहुत वीक होती है। नेक्स्ट, अब हम, हमारे पास दो तरह की पल्स होती है, एक होती है रेडियल पल्स और एक होती है वीनस पल्स। रेडियल पल्स को हम मालूम करते हैं रिस्ट के पॉइंट पे। रिस्ट के पॉइंट पे ये बेसिकली हम आर्टरीज के जरिए, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वहां से हम ये पल्स महसूस करते हैं। तो रिस्ट के पॉइंट से पल्स महसूस करने का तरीका क्या होता है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है और जो हमारी मिडल फिंगर होती है, यानी हमारी जो दरमियान वाली उंगली है, और उसके साथ जो हमारी कह लें कि शहादत की जो उंगली है, ये दोनों उंगलियों को हम रखते हैं, हमारे जो अंगूठा है, ठीक है, हमारे अंगूठे के बिल्कुल
नीचे कलाई की तरफ जाएं, तो बिल्कुल नीचे वहां पे हम अपने इंडेक्स और अपने मिडल फिंगर को अंगूठे की बेस पे रखते हैं और हल्का सा क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं। बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए हमारी फिंगर्स। तो हमें क्या महसूस होती है, अपनी कलाई के मुकाम पे हमें पल्स महसूस होती है, ठीक है। अब पल्स हमें महसूस कब होती है, जब प्रेशर की वजह से हमारी आर्टरीज एक्सपेंड करती हैं, यानी पीछे से दिल की तरफ से प्रेशर आया, प्रेशर के नतीजे में खून जब फिल हुआ, तो आर्टरीज क्या होगी, ब्लड के प्रेशर की वजह से एक्सपेंड हो गई, फैल गई। दूसरी आती है वीनस पल्स। वो तो थी आर्टरीज में हम महसूस कर सकते हैं। वीनस पल्स हम वेन में भी मालूम कर सकते हैं। पल्स जब वेन में एक्सपेंशन होती है प्रेशर चेंजेस की वजह से, जब प्रेशर के साथ ब्लड वेन में आता है तो वेन्स में एक्सपेंशन होती है, वेन्स में फैलती हैं, तब हम वेन में भी पल्स महसूस कर सकते हैं। लेकिन वेन्स में ब्लड महसूस करने के लिए, पल्स महसूस करने के लिए हम उसमें कैनोला इंसर्ट करते हैं और फिर हम उसे मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आती है हमारे पास हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है सडन लॉस ऑफ ब्लड, के अचानक किसी वजह से हमारा खून बहुत ज़्यादा बह गया है, ब्लीडिंग हो गई है, तो उस केस को हम कहते हैं हेमरेज। अब मुख्तलिफ तरह का होता है हेमरेज। एक होता है एक्यूट हेमरेज। एक्यूट का मतलब होता है कि अचानक से खून जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो गया है, लेकिन वो शदीद है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खून जो है वो लॉस हो गया है। इसे कहते हैं हम एक्यूट हेमरेज। इस कंडीशन को हम 4 से 6 हफ्तों के दरमियान दरमियान में जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। एक्यूट हेमरेज के दौरान क्या होता है कि अगर पेशेंट का खून एक्सीडेंटल किसी वजह से, रोड एक्सीडेंट हो गया है या किसी मशीनरी वगैरह में हाथ या कोई बॉडी का पार्ट आ गया है, कट लग गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो खून लॉस हो गया है, तो उस केस में जो हेमरेज होता है वो एक्यूट हेमरेज होता है। अब इस केस में क्या होता है, जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया की कंडीशन को हमारी किडनी डिटेक्ट करती है और किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है और हमारी जो है वो जाके बताती है हमारे बोन मैरो को, और बोन मैरो हमारा ब्लड जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये कंडीशन जो होती है तकरीबन उस एक्सीडेंट के 4 से 6 हफ्तों के दौरान ही ठीक हो सकती है एक्यूट हेमरेज की। लेकिन अगर हम बात करें क्रॉनिक हेमरेज की, तो क्रॉनिक हेमरेज थोड़ा होता है खतरनाक। एक लंबे अरसे तक जब लगातार आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम, उसकी वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है, एक लंबे अरसे तक ब्लीडिंग की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेमरेज। अब ये क्रॉनिक हेमरेज इंटरनल ब्लीडिंग भी इस केस में हो सकती है और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी। इंटरनल ब्लीडिंग से मुराद है कि बॉडी के अंदर ही कोई ब्लड वेसल रप्चर हुई है और खून अंदर ही अंदर बह रहा है, बॉडी से बाहर नहीं निकला, जबकि एक्सटर्नल ब्लीडिंग में खून बह के बॉडी से बाहर आता है। अब क्रॉनिक हेमरेज जो होता है, ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं क्रॉनिक हेमरेज के दौरान में। जो पहली कंडीशन है उसमें आता है परप्यूरा। परप्यूरा के केस में क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर पर्पल रैशेस बन जाते हैं, पर्पल स्पॉट्स बन जाते हैं। ये किस केस में होता है कि हमारी बॉडी में कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया है, ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से वहां से ब्लड लीक करके हमारे उस ब्लड वेसल्स के आसपास के टिश्यूज में जब जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर पर्पल रैशेस बन जाते हैं, उसको कहते हैं परप्यूरा। सेकेंड कंडीशन होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में जो ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। किस वजह से, कि बॉडी के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है उसकी कमी हो जाती है। जब ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से अगर छोटा सा भी कट लगता है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में खून जो है वो खून बहता रहता है, रुकता नहीं है, जिसकी वजह से हमें हेमरेज हो सकता है। मेनोरेजिया मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान अगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, तो उस केस में भी क्रॉनिक हेमरेज होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आती है इंटरनल हेमरेज। इंटरनल हेमरेज जो होता है वो इनविजिबल होता है। इनविजिबल से मुराद है कि बॉडी के अंदर ही कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गया है या किसी ऑर्गन के अंदर जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। जैसे ब्लीडिंग स्प्लीन के अंदर या लिवर के अंदर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है, ये विजिबल होती है, यानी अगर हमें चोट लगी है तो खून बॉडी से बाहर बह रहा है तो उसको एक्सटर्नल ब्लीडिंग कहते हैं। जैसे नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर, कान के ऊपर, टांगों के ऊपर, कहीं पे भी कोई चोट लग गई है तो उसकी वजह से जो ब्लीडिंग हो रही है। पोस्टमार्टम हेमरेज से मुराद है कि ड्यूरिंग लेबर, डिलीवरी के दौरान, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है उसके दौरान अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जो है वो बह जाए, तो उसकी वजह से जो हेमरेज होता है उसको कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। अच्छा, नेक्स्ट 2 कंडीशन आती है एक्सेंग्विनेशन और डिसइंग्विनेशन। एक्सेंग्विनेशन जो होती है इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ ब्लड, यानी टोटली मुकम्मल तौर पे जो है बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है, उसे एक्सेंग्विनेशन कहते हैं। और डिसइंग्विनेशन कहते हैं कि मैसिव ब्लड लॉस, के लॉस तो हुआ है, कंप्लीट लॉस नहीं हुआ लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो बॉडी से खून जो है वो निकल गया है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।